गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम साथियों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द टीचर साहब पर। मैं मोहित दीक्षित आपके लिए लेकर आया हूँ हिस्ट्री की क्लास। हिस्ट्री की क्लास में हमने अभी तक राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ा है। राष्ट्रीय आंदोलन में मैंने आपको आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ाया था पिछली क्लास में। तो यहाँ तक हमने अभी तक डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं CR फार्मूला, कैबिनेट मिशन और संविधान सभा पर। जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस, 20 से 25 मिनट की पिछली क्लास थी। वो बहुत ही बेहतरीन क्लास है। क्योंकि पेट के जो भी एस्पिरेंट है उनके लिए अलग से सिलेबस में मेंशन ही किया गया है आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस। तो इन दो टॉपिक्स के बारे में मैंने पिछली क्लास में सारा कुछ जो जैसे था वैसे इतिहास के हर उस पन्ने को मैंने जोड़ा जो परीक्षा वाला आपसे पूछ सकता है। तो आज की क्लास बहुत ही शानदार जानदार होने वाली क्लास है। इस सेशन में हम पूरा CR फार्मूला, कैबिनेट मिशन तथा संविधान सभा के सारे चुनावों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देर के। तो राष्ट्रीय आंदोलन में हम सबसे पहले, मैंने उस दिन आज़ाद हिंद फौज की जब बात कर रहा था तो मैंने आपको एक बहुत ही फेमस जो है वाक्य बताया था कि लाल किला केस। लाल किला केस के बारे में मैंने आपको पूरा 1945 में होता वहाँ तक डिस्कस किया था। उसके बाद पर क्या 1901 उस बीच में 1944 की एक घटना छूट गई थी। घटना इस वजह से छूटी थी क्योंकि उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के बारे में। तो लाल किला केस जो था वो उसी टॉपिक को रिलेटेड था। इस वजह से हमने उस क्लास में इस CR फार्मूले का जिक्र नहीं किया था। पर अब ये CR फार्मूले का जिक्र क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि अब जो है हम कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ेंगे और संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे, क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चीज़ें कड़ी से कड़ी जोड़कर पढ़ने में ही मज़ा आता है। तो अब आज हम CR फार्मूले के बारे में सबसे पहले डिस्कस करने वाले। CR फार्मूला क्या था? CR फार्मूला की बात करें तो राजगोपालाचारी द्वारा दिया गया यह फार्मूला। CR मतलब राजगोपालाचारी। CR का मतलब ही होता है राजगोपालाचारी ना। तो CR फार्मूला किसने दिया? आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि CR फार्मूला किसने दिया? तो ये होता है राजगोपालाचारी ने दिया। ठीक है। ये मद्रास के एक बहुत प्रभावशाली कांग्रेस के उस टाइम के नेता थे। इनसे गांधी जी भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और इन्होंने यह फार्मूला इसलिए दिया क्योंकि भारत में जो है दो गुट बन चुके थे उस समय, साफ साफ नज़र आ रहे थे। एक मुसलमानों का गुट था मुस्लिम लीग और एक थी कांग्रेस। कांग्रेस में सभी वर्ग जाति के लोग शामिल थे जबकि मुस्लिम लीग में केवल मुस्लिम थे। तो जो CR फार्मूला की ज़रूरत पड़ी इस वजह से क्योंकि इन दोनों में बहुत ज़्यादा खींचातानी हो रही थी। मैंने आपको बताया कि 1943 में जो है कराची अधिवेशन में पाकिस्तान अपना पाकिस्तान दिवस मना लेते हैं, मतलब मुस्लिम लीग वाले अपने लिए पाकिस्तान दिवस मनाते हैं। तो इस वजह से क्या हुआ कि तभी इनके मन में एक जो कहें संदेह की स्थिति पैदा हो गई कि ये लोग पहले से ही जो है अलग नेशन की बात करेंगे। जो 2 नेशंस थ्योरी थी अंग्रेजों की, उस पर ये लोग बिल्कुल चल पड़े हैं। तो इस वजह से CR फार्मूला बहुत ही बेहतरीन फार्मूला था, कांग्रेस द्वारा दिया गया फार्मूला। कांग्रेस के नेता थे CR जी, राजगोपालाचारी जी। जो है 1944 में यह फार्मूला दिया गया जो कि गांधी जी की स्वीकृति से आया फार्मूला था। इसमें कहा गया कि मतलब जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में समझौता कर ले। समझौता के तहत ये योजना प्रस्तुत की गई थी कि इन शर्तों पर दोनों पार्टियां अपने आप में समझौता कर लें। पहली शर्त, जैसे आज भी कोई गठबंधन होता है, किसी भी पार्टी का गठबंधन होता है तो उसमें कुछ समझौते होते हैं, उनमें कुछ मतलब चीज़ें होती है। जैसे सीटों का बंटवारा हो गया, आपकी सीटें, हम इतनी सीटों में चुनाव लड़ेंगे, आप इतनी पे लड़ लीजिए, या जो छोटी पार्टी है उसको थोड़ा कम दे दिया जाता है, उसके मतलब अध्यक्ष को एक आध मंत्री पद दे दिया जाता है। ये सारी चीज़ें होती है। तो उस समय जो राजगोपालाचारी जी ने जो समझौता किया, उस समझौते की कुछ शर्तें थी। वो शर्तें निम्न थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कहा कि अगर कांग्रेस जो है, कांग्रेस जब स्वतंत्रता की मांग करेगी तो उसका समर्थन मुस्लिम लीग करेगी। ये कहा कि स्वतंत्रता में समर्थन मतलब मुस्लिम लीग कांग्रेस की स्वतंत्रता की मांग में समर्थन करे। और दूसरी बात कही कि प्रांतों में जो है अस्थायी सरकारों का गठन किया जाए तो मुस्लिम लीग उसमें भी कांग्रेस का योगदान करे। फिर कहा तीसरी बात जो मेन बात है कि देश में विभाजन की स्थिति आवश्यक, अगर देश में विभाजन होता है तो आवश्यक विषयों पर जैसे प्रतिरक्षा, वाणिज्य, संचार, आवागमन, इन सारी चीज़ों पर क्या हो, दोनों के मध्य संयुक्त जो है समझौता कर लिया जाए। मतलब कि जैसे आवागमन हो गया, आपके रक्षा हो गई, शिक्षा हो गई, इन सब चीज़ों के लेकर जो है एक दूसरे में सामंजस्य बिठाया जाए और तब
भारत का विभाजन किया जाए, ये बात कही। और उसके बाद एक बड़ी बात और कही कि यह फार्मूला तभी लागू होगा जब अंग्रेज पूर्ण रूप से भारतीयों को अपनी सत्ता दे देते हैं, हस्तांतरित कर देते हैं, तब यह फार्मूला लागू होगा। इस फार्मूले की सबसे बड़ी बात ये थी। पर यह फार्मूला जो था, इसके जो है इसको जिन्ना ने जो है बिल्कुल सिरे से नकार दिया था। जिन्ना ने कहा कि उन्हें दीमक लगा सड़ा पाकिस्तान नहीं चाहिए। ये बात उनका डायलॉग था इस बारे में कि उन्हें दीमक लगा या सड़ा पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहिए। उनको मतलब पूर्ण रूप से अच्छा प्योर मुस्लिम एरिया चाहिए था एक, इस वजह से उन्होंने कहा। और इस फार्मूले में क्या था कि जो जिसका मन करे जहाँ रह ले। जैसे अभी भारत में है कुछ जो है मुस्लिम भाई रह गए तो वो भारत में रहने लगे ना, तो इसी तरह जो सीआर फार्मूला था वो इसी की सिफारिश करता था कि जो लोग लाहौर कराची में, क्या उस समय लाहौर कराची में हिंदू नहीं रहे होंगे, तो उस समय लाहौर कराची पेशेवर में जो हिंदू या सिंधी लोग थे उनको वहीं रहने दिया जाए, ये कहना था इस फार्मूले का मेन बात थी। और तो जो जिन्ना थे उनका कहना था कि हमें मुस्लिमों का एक अलग राष्ट्र ही चाहिए। वो इन सब बातों को लेकर बिल्कुल नहीं राजी थे कि उसमें दूसरा कोई वर्ग हो, दूसरे वर्ग को रखने के बिल्कुल खिलाफ थे वो। तो ये चीज़ जिन्ना ने तभी कहा कि हमें दीमक लगा या सड़ा पाकिस्तान नहीं चाहिए। अब इसके बाद एक दूसरा आता है वेवेल योजना तथा शिमला सम्मेलन। वेवेल योजना तथा शिमला सम्मेलन की बात करें अगर, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके हर एग्ज़ाम के लिए। कोई भी एग्ज़ाम हो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और इन क्वेश्चंस को आप मेरे द्वारा बताए गए बातों को सुनेंगे तो आसानी से आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। वेवेल योजना की बात करें तो अक्टूबर जो है 1943 में लिनलिथगो जो था वायसराय, वो भारत से चला जाता है। तो लॉर्ड वेवेल को उसकी जगह भारत का वायसराय बनाकर भेजा जाता है। इस समय क्या था कि 1943 में मैंने बताया अभी कराची अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग चल रही थी, पाकिस्तान दिवस मनाया जा रहा था, तो भारत में बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति थी, सांप्रदायिकता अपने चरम पर थी, उस समय की बात है ये। तो 14 जून 1945 में क्या किया जाता है, वेवेल द्वारा एक योजना प्रस्तुत की जाती है। आप याद रखिएगा 14 जून 1945, मैंने देखिए 1945 तो लिखा है पर 14 जून नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि डेट आपसे नहीं पूछी जाती है ज़्यादा, पर आप फिर भी याद रखिए क्योंकि याद हो जाती हैं चीज़ें। अगर आप जैसे टंग ट्विस्टर टाइप में आपकी टंग से चिपक गई तो फिर हमेशा के लिए रह जाएगी। जैसे मुझे याद होगी कि वेवेल योजना 14 जून 1945 में आई थी, तो आपको भी याद हो सकता है ना। तो ये याद रखिए कि वेवेल योजना जो है 14 जून 1945 में आई थी। अब 1945 में आती, इसके जो मुख्य बातें क्या थी इस योजना की मुख्य बात यह थी कि केंद्र में एक नई कार्यकारी परिषद दी जाएगी। उन्होंने कहा वेवेल योजना जब भारत आई तो इसने कहा कि भारत में जो है एक नई कार्यकारी परिषद दी जाएगी। कार्यकारी परिषद क्या होती थी? जो भारत का सारा कामकाज देखती थी। जैसे आज केंद्र सरकार है, भारत के में सारा कामकाज देश स्तर पर वही देखते हैं ना, तो वैसे एक कार्यकारी परिषद होती थी जो इंग्लैंड से गठित करके भारत भेजी जाती थी। पर इस कार्यकारी जो नई कार्यकारी की बात की गई, इसमें कहा गया कि जो है इस कार्यकारी परिषद में एक नई बात ये थी कि इसमें कहा गया कि इसमें केवल वायसराय और कमांडर इन चीफ ये तो ब्रिटिशर्स होंगे, मतलब ये ब्रिटेन के रहने वाले होंगे, परंतु बाकी जितने भी सदस्य होंगे इसमें वेवेल योजना के तहत नई कार्यकारी परिषद में जितने भी लोग होंगे वो भारतीय होंगे। कौन कौन? दो जो मुख्य अधिकारी थे वो केवल ब्रिटिश होंगे, जैसे आपका वायसराय था और कमांडर इन चीफ था। ये दो पद ब्रिटिशर्स के लिए रखे गए, बाकी सारे पदों पर भारतीयों की तैनाती की जाएगी। ये आपकी वेवेल योजना में कहा गया, वेवेल योजना में ये बात कही गई आपके यहाँ। अब अगली बात, दूसरी बात कही गई कि कार्यकारी परिषद एक अंतरिम व्यवस्था थी। मतलब कार्यकारी परिषद अंतरिम व्यवस्था का मतलब एक देश की अंतरिम व्यवस्था थी, अंदर की व्यवस्था थी, ये बात कही, जिससे तब तक देश में शासन चलना था या शासन चलाया जाता था। यही बात मैंने बताई कि हर देश में एक मान लीजिए केंद्र सरकार होती है। अभी अपने देश में जैसे है तो एक केंद्र सरकार है, सेंट्रल की गवर्नमेंट है, उसका दायित्व है भारत के लिए पूरे संविधान या भारत के लिए कानून बनाना। तो अभी ये चीज़ जो थी इस वेवेल योजना में कही गई। वेवेल योजना के प्रस्ताव को जो है मानना ना मानना, इसके लिए एक विचार विमर्श होना था, वो जून में ही होना था। अब भाई क्योंकि
योजना आई है तो भारत के नेताओं को भी तो स्वीकार होना चाहिए। कोई योजना इंग्लैंड से चलकर अगर भारत आती है तो भारतीय उसका समर्थन करेंगे, तभी भारतीयों को दी जाएगी। क्योंकि उस समय तक ऐसा था कि अब भारतीयों पर चीज़ें मनमानी तरीके से इंग्लैंड नहीं सौंप पा रहा था। क्यों नहीं थोप पा रहा था? क्योंकि उस समय देखिए द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो इनकी आर्थिक स्थितियां भी कमजोर हुई थी, और भारत में जो विद्रोह था, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जो ललक थी भारतीयों में, वो भी बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ हो चुकी थी। 1945 तक आते आते मतलब अब अंग्रेजों को लगने लगा था कि किसी तरह भारतीय उपनिवेश को बचा लिया जाए, तो बचा सकते हो तो बचा लें, नहीं तो ये अब यहाँ भी जो है हमको खाली करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, चीन, आयरलैंड, छोटे छोटे देशों ने जो है अपने आप को स्वतंत्र करा लिया था इनसे, तो अब भारतीयों को भी ये था। तो भारतीय जो है वेवेल योजना पर बातचीत करने के लिए जून में जो है एक सम्मेलन रखते हैं। कांग्रेस का सम्मेलन होता है शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन में क्या होता है कि इसमें 21 भारतीय नेता जो है सम्मिलित होते हैं इस योजना के बारे में विचार विमर्श करने के लिए, वेवेल योजना के बारे में विचार विमर्श करने के लिए। कांग्रेस की तरफ से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद गए थे इसके लीडर बन के, मतलब वेवेल योजना पर चर्चा करने के लिए। और मुस्लिम लीग एमएल की तरफ से गए थे आपके मोहम्मद अली जिन्ना साहब। जिन्ना साहब के आगे कोई नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि जिन्ना अकेले वन मैन आर्मी थे मुस्लिम लीग की। ये समझिए कि मुस्लिम लीग के वन मैन आर्मी कोई था तो जिन्ना थे, हर जगह वही जाते थे, किसी दूसरे को अपनी जगह कभी नहीं भेजा। तो ये चीज़ें थी। अब ये इन लोगों ने प्रतिनिधित्व किया था। तो सम्मेलन में जिन्ना द्वारा प्रस्ताव को वायसराय की कार्यकारिणी के मतलब जिन्ना ने कहा कि जितने भी वायसराय की कार्यकारिणी में मुस्लिम सदस्य होंगे वो मुस्लिम लीग से होंगे, एमएल के होंगे, मतलब मुस्लिम लीग, एमएल मतलब मुस्लिम लीग से होंगे। अब ये बात तो भाई क्योंकि उस समय क्या मानना था कि मुसलमानों की एकमात्र अगर कोई प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है तो वो मुस्लिम लीग है। तो यह जो है इस सम्मेलन की असफलता का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। क्यों? क्योंकि भाई आप देखिए हर मुसलमान उस समय मुस्लिम लीग में नहीं था, कुछ मुसलमान कांग्रेस में भी थे। तो अब जो मुसलमान, जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही ले लीजिए आप, तो अबुल कलाम आज़ाद साहब जो थे ये भी तो मुसलमान थे। तो क्या होता है कि अब क्या ये मान लीजिए वायसराय में नहीं वायसराय की कार्यकारिणी में बनने योग्य नहीं थे सदस्य, तो आप कहेंगे थे। तो भाई इसीलिए तो विरोध हो गया, इसीलिए तो ये सम्मेलन असफल हो गया। क्यों? क्योंकि अब जिन्ना साहब कह रहे हैं कि केवल मुस्लिम लीग वाले मुसलमान ही बना दिए जाए वायसराय की कार्यकारिणी में सदस्य, बाकी कोई सदस्य नहीं बनेगा। क्या कांग्रेस वाले खाक छानने गए? तो बात ये यहाँ पे फंस गई और ये सम्मेलन ध्वस्त हो गया। इस समय जो है शिमला में ही गांधी जी भी उस समय मौजूद थे शिमला में, जबकि उन्होंने जो है भाग नहीं लिया था शिमला सम्मेलन में। अगर आपसे पूछा जाए कि भाग लिया गांधी जी ने, तो गांधी जी ने शिमला सम्मेलन में कभी भाग मतलब नहीं लिया था, पर वो उस समय शिमला में ही उपस्थित थे। उम्मीद है आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम देखते हैं शाही नौसेना विद्रोह। नौसेना विद्रोह क्या था ये मैं आपको बताता हूँ। ये काफ़ी पेपर में आता है, हर पेपर में छप जाता है आपके किसी न किसी पेपर में। अभी एमटीएस के पेपर्स हो रहे हैं, उनमें भी एक दो सेट्स में आपको देखने को मिलेगा ये शाही नौसेना विद्रोह। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये बनता ही बनता है। इसमें क्या होता है कि रॉयल इंडियन नेवी, मतलब ब्रिटिश इंडियन नेवी, उस समय जो ब्रिटिश इंडियन नेवी थी उसका नाम था रॉयल इंडियन नेवी। रॉयल इंडियन नेवी ने जो है विद्रोह किया था। 18 फरवरी से शुरू होता है यह विद्रोह, और 18 फरवरी को जब विद्रोह शुरू होता है तो यह HMIS तलवार के 1100 नाविकों द्वारा किया जाता है शुरू। क्योंकि उन्होंने कहा कि हम पर जो है नस्ली भेदभाव किए जाते हैं, हमें भोजन अच्छा नहीं दिया जाता है, हमें खाना अच्छा नहीं दिया, हमें रहने की उचित व्यवस्थाएं नहीं मिल रही यहाँ पर। ये कहकर उन्होंने जो है हड़ताल कर दी। अब हड़ताल कर दी नौसैनिकों ने, तो सैनिकों की मांग जो क्या हुई, सैनिकों ने हड़ताल कर दी। तो भाई उनसे बात करने के लिए नौसेना के अधिकारी पहुंचे। जब नौसेना के अधिकारियों ने बात की तो उन्होंने ये बात तो जो है खाना पीना ये सब छोड़ दिया। उनने असली बात उस बारे में बताई कि BS दत्त को जो है अंग्रेज रिहा कर दें। उन्होंने कहा कि जितने जो अंग्रेज अधिकारियों द्वारा BS दत्त को पकड़ा गया था उनको रिहा कर दिया जाए। BS दत्त कौन थे? अगर आपके मन में ये बात आ रही है तो BS दत्त थे, इन्होंने जहाज की जो तलवार जहाज है, HMIS तलवार जहाज है, इसकी दीवारों पर लिखा था भारत छोड़ो।
इन्होंने लिख दिया कि भारत छोड़ो, इस आरोप में इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। तो इनके साथी क्या कर देते हैं, इनके साथी जो है अपना, तो इनको सब छुड़ाने के लिए स्ट्राइक कर देते हैं। अब स्ट्राइक आज भी है, कहीं भी कोई किसी कंपनी है, कहीं भी आपके साथी को कुछ होता है तो आप लोग स्ट्राइक करने की कोशिश करते हैं, तो वही स्ट्राइक कर दी गई। अब स्ट्राइक में बात इतनी बढ़ी कि ये बात जो है नौसेना में ही नहीं सम्मिलित थी, ये मजदूरों में, मतलब भारतीय मजदूरों ने भी इनके लिए हड़ताल की थी। बात केस इतना बढ़ गया था कि भारतीय मजदूरों ने भी इनके लिए जो है हड़ताल करी। अब इस विद्रोह में जो है इंकलाब जिंदाबाद ये सारे नारे, मतलब पूरे देश भावना से ओतप्रोत था ये। इसमें तीनों झंडे एक साथ, पहला ऐसा विद्रोह था जिसमें 3 झंडे एक साथ चलते थे। एक झंडा था कांग्रेस का तिरंगा, दूसरा था मुस्लिम लीग वालों का, तीसरा था कम्युनिस्टों का। तो तीनों झंडे, आपसे ये क्वेश्चन 1000 बार पूछा जाता है कि किस विद्रोह में जो है तीनों झंडे साथ चल रहे थे, 3 झंडे साथ चल रहे थे, तो वो था नौसेना विद्रोह। नौसेना विद्रोह में तीनों झंडे साथ चलते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा मतलब देशव्यापी विस्फोट की स्थिति थी। पूरे देश में हड़कंप मचा था, मजदूरों ने स्ट्राइक कर दी थी, पूरी तरीके से धरातल पर उतर चला था यह नौसेना विद्रोह। जब धरातल पर उतर चला तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना ने अपने हस्तक्षेप किया इस मामले को लेकर। उन्होंने कहा कि मतलब नौसेना के विद्रोहियों से कहा कि आप आत्मसमर्पण कर दीजिए, हम आप लोगों को छुड़ा लेंगे, या आपके साथी जो कहें कि बीसी दत्त को भी छुड़वा देंगे, ये सारी बातें की गई होंगी तब। तो फिर इन्होंने आत्मसमर्पण तो किया, इन नाविकों ने जो है, जितने भी सेना के जवान थे, नौसेना के जवान थे, उन्होंने आत्मसमर्पण तो किया, मगर उन्होंने यह कहते हुए आत्मसमर्पण किया कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, अंग्रेज हमें झुका नहीं सकते थे। उन्होंने साफ साफ कहा कि अंग्रेज हमको नहीं झुका सकते थे, आप कह रहे हैं तो हम कर दे रहे हैं आत्मसमर्पण, नहीं तो हम आत्मसमर्पण करने वालों में से नहीं हैं। ये बात भी पूरी क्लियर हो जाती है अब यहाँ से। अब अगला टॉपिक है आपके लिए कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट से हर पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, आप भी देखते हैं। अगर कोई भी पेपर ऐसा हो जो अछूता रह जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। जब जब पेपर बनाया गया तो इन टॉपिक्स से क्वेश्चंस आए हैं, तो क्वेश्चंस आते हैं, इस वजह से डिस्कस करना ज़रूरी है चीज़ें। तो कैबिनेट मिशन की बात करें, कैबिनेट मिशन जो है 1946 में भारत आता है। फरवरी 1900, अब मैं आपको शुरू से कहानी बताता हूँ, कहानी क्या थी। फरवरी 1946 में क्या होता है, जो है लेबर पार्टी के जो है नेता एटली थे, उनको जो है पीएम घोषित कर दिया जाता है। लेबर पार्टी के नेता जो भी होते थे वो भारत के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर होता था उनका, हमेशा से रहा कि एक सॉफ्ट कॉर्नर होता था थोड़ा। और जो कंजर्वेटिव पार्टी के नेता होते थे वो हमेशा भारत के ऊपर चीज़ों को थोपना चाहते थे। तो लेबर पार्टी के नेता एटली पीएम हो जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, फरवरी में जो है अनौपचारिक स्तर पर बात करने के लिए, भारतीय नेताओं से जो है अनौपचारिक स्तर पर बात करने के लिए एक संसदीय दल, कैबिनेट मिशन का हिंदी अर्थ ही है संसदीय दल। तो एक संसदीय दल जो है इकट्ठा कर दिया, भारत भेजने के लिए निर्णय लिया गया इसमें कि हम इन लोगों को जो है भारत भेजेंगे। इसमें 3 लोग थे जिनके नामों की बात करें तो सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, ये 3 लोग थे। आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है भर के कि कैबिनेट मिशन में कौन 3 लोग थे, तो आप क्रिप्स को याद रखिए, अलेक्जेंडर को याद रखिए और लॉरेंस को याद रखिए। तो ये चीज़ थी, ये तीनों भेजे जाते हैं। अब इस मिशन में होता क्या, कैबिनेट मिशन भारत आता है। भारत में जो है इसका उद्देश्य मेन था, जो लॉरेंस ने कहा कि हम जो है भारत के लिए संविधान करने के लिए शीघ्र एक कार्य प्रणाली तैयार करना तथा अंतरिम सरकार हेतु आवश्यक प्रबंधन करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। इस मिशन का उद्देश्य था, लॉरेंस के शब्दों में ये बात कही गई थी, लॉरेंस ने ये बात कही। तो अब इसके द्वारा क्या प्रावधान किए जाते हैं, इसको हम आगे के स्लाइड में पढ़ते हैं। अगला स्लाइड क्या कहता है कि पास जो है इसमें सीधे जो कैबिनेट मिशन आया, इसमें पृथक पाकिस्तान की जो मांग की जा रही थी उसको अस्वीकृत कर दिया गया। इसमें सिरे से नकार दिया गया कि हम अलग पाकिस्तान की कोई बात ही, कोई जिक्र ही नहीं किया गया था इसमें। अब इसमें अगली बात क्या की जाती है कि ब्रिटिश और भारत, मतलब ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों, उस समय भारत में 3 तरह के
स्टेट थे ABC। तो उनमें से जो प्रेस्टीज स्टेट थे, मतलब देशी राज्य थे, और ब्रिटिश भारत थे, इनको मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ बनाने की स्थापना की बात की गई। ठीक है। और अगली बात क्या की गई कि अगर ये लोग जो अगर आपस में संघ बनाते हैं तो इनको जो है रक्षा, विदेश मामले और संचार साधनों की देखभाल आपस में मिलकर करें, जिससे इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, ये बात कही गई। तीसरी बात क्या कही गई? तीसरी बात कही गई कि संघ की जो कार्यपालिका और विधानमंडल है, ये ब्रिटिश भारत तथा रियासतों के प्रतिनिधि इसमें क्या करे जाएंगे? सम्मिलित कर लिए जाएंगे। जो भी संघ की कार्यपालिका होगी उसमें क्या होगा कि जो मतलब ब्रिटिश भारत है उसके जो नेता चुनकर आते हैं, या और जो देशी राज्यों से चुनकर नेता आते हैं, उनको आपस में सम्मिलित कर लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी की अनदेखी कर दी जाएगी विधानमंडल में, ये बात कही। अब केंद्रीय विषयों को छोड़कर से सभी मामलों में जो है प्रांतों को स्वायत्त प्राप्त होगा। मतलब आज भी जो है केंद्रीय मामलों को छोड़कर राज्य सरकारें अपने मन से काम करती हैं। राज्य सरकार के जो दायित्व हैं उनका पूर्ण निर्वहन करती हैं। वही दायित्व उस समय भी प्रदान किए गए थे। जो राज्य सरकारी थी उनको, उस समय की राज्य सरकारों को ये सारे पावर जो है देने की बात की गई। इनको रेसिडुअल पावर कहते हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ। प्रांतों को एक अलग से छूट दी गई थी कि प्रांत जो हैं वो अपना ग्रुप बना ले, समूह बनाने का पूरा अधिकार रखते हैं। साथ ही इन समूहों को क्या अधिकार होंगे ये भी बताया गया था। निर्धारण ये भी करने के लिए वो स्वयं, मतलब आप अगर कोई ग्रुप बनाते हैं तो उसका निर्धारण आप ही करिए, उसके मतलब पूरे सर्वे सर्वा आप होंगे, ये कहा गया था। इस समय तक क्या था कि मैंने बताया आपको, भारत में 3 तरह के प्रांत थे, का, खागा, ABC। जो ए टाइप के थे उनमें 6 प्रांत थे, मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा। इनमें क्या था? इनमें जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज्य चलता था। ठीक है। और जो दूसरा खा वाला था उसमें मुस्लिम बाहुल्य प्रांत थे। इनमें भी जो है ब्रिटिश लोग ही रहते थे, मतलब ब्रिटिश सरकार का ही शासन था, पर मुस्लिम बाहुल्य एरिया थे ये, जैसे पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, इन जगहों पर था। बंगाल और असम को समूह गा में रखा गया था। क्या होता है कि जो अजमेर, मारवाड़, आपका दिल्ली, इन सबको क्या है समूह का में ही रखा गया था। क्यों? क्योंकि ये देशी राज्य थे और इनसे जो है बहुत ज़्यादा इनकम होती थी। जो इनकम के आधार पर बांटे गए थे ये क्षेत्र, किसी धर्म या जाति के आधार पर नहीं बांटे गए थे। ये मेन चीज़ थी कि जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को किससे ज़्यादा कर मिलता है, उस आधार पर इनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया था। और अब आपको मैं बता दूं कि क्या होता है कि जब संविधान सभा का गठन होता है तो उस समय जो बलूचिस्तान था उसको समूह गा में रखा गया था। अभी जो है बलूचिस्तान आप देखेंगे पाकिस्तान के पास है। बहुत ज़्यादा आए दिन दंगे होते हैं बलूचिस्तान में कि हमें जो है अब आज़ाद कर दिया जाए, इस चीज़ को लेकर। और उसके पूरे सपोर्ट में है भारतीय गवर्नमेंट, पूरा सपोर्ट करती है इस चीज़ का कि मतलब पाकिस्तान से अलग बलूचिस्तान एक देश हो। ये बात भी सही है। क्यों? क्योंकि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उन पर ज़बरदस्ती चीज़ें थोपी जा रही पाकिस्तान के द्वारा। तो ऐसा हो जाए तो भी अच्छा है। अब इसमें क्या होता है कि कहा जाता है कि 10 लाख की जनसंख्या पर जो एक नेता चुनकर आएगा। अभी क्या होता है कि आप 10 लाख की जनसंख्या होती है तो आप क्या करते हैं? चुनाव करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से मतदान करते हैं। पर तब क्या कहा गया कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था के द्वारा स्वीकार किया जाएगा। इस जो विधानमंडल में जो लोग जाएंगे उनमें 10 लाख लोगों पर एक नेता माना जाएगा, ये कहा गया था। कैबिनेट मिशन को एक और बात कही कैबिनेट मिशन ने कि अगर भारतीय नेता चाहें तो एक अंतरिम सरकार का भी गठन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप चुनाव के थ्रू ही जीत कर आएँ। आप अगर सब लोगों में सहमति बनती है तो आप लोग जो है एक अंतरिम सरकार का गठन कर लें, आपस में सेटलमेंट कर लें कि किसको क्या चाहिए भाई, कौन सा विभाग चाहिए भाई। अंतरिम सरकार का मतलब क्या है? सेटलमेंट। अब सब नेता राजी हो जाएंगे, हमें इतनी नहीं, हमें 10 रुपए की कौड़ी में मज़ा आ जाएगा भाई, तो 10 रुपए वाला ले ले, कोई 15 मांगे तो 15 दे दे। तो इस तरह समझौता बन जाए तो हो जाए काम। अब सबसे अहम टॉपिक है संविधान सभा का चुनाव, जो 1946 में होते हैं। संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत ये चुनाव कराए जाते हैं 1946 में। इनमें 296 सीटों में
इलेक्शंस होते हैं उस टाइम, और 208 सीटें कांग्रेस जीत कर आती है। मुस्लिम लीग मात्र 73 सीटों पर सिमट जाती है और 15 सीटें अन्य दलों को मिल जाती हैं। तो अब क्या होता है कि मुस्लिम लीग जो है पहले ही कैबिनेट मिशन का बाइकाट कर रही थी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को जो है मांग को अस्वीकार कर रहा था, उसमें पाकिस्तान के बारे में कोई जिक्र नहीं था। तो मुस्लिम लीग तो पहले से ही बाइकाट कर रही थी। 29 जून 1946 को मुस्लिम लीग ने जो है कैबिनेट मिशन को स्वीकारा। वही बात आ गई ना कि उन्होंने पाकिस्तान का जब जिक्र नहीं किया तो इन्होंने 29 जून को ही नकार दिया था कि हम जो है कैबिनेट मिशन को नहीं मानते। मगर फिर भी इन्होंने चुनाव लड़ा जुलाई में। अब चुनाव लड़ा तो ये हार गए, जीत नहीं पाए। मतलब जितनी सीटों की उम्मीद थी उनको उस अनुपात में इनके पास सीटें नहीं आई। सीटें सारी कांग्रेस मार ले गई, 208 सीटें ले गई, और अन्य दल भी 15 सीटें ले गए। तो मुस्लिम लीग के पास बचा क्या? 73 सीटें। इसमें तो सरकार उनकी बननी नहीं थी, उनके लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलने नहीं थी। तो 16 अगस्त को क्या करते हैं मुस्लिम लीग वाले? सीधी कार्यवाही दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? सीधी कार्यवाही दिवस। आपसे पूछा जाता है ये पेपर में कि सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया गया, तो जब मुस्लिम लीग हार गई है। तो पहले भी वो बाइकाट कर रहे थे कैबिनेट मिशन का, फिर एक बार वो बीड़ा उठाते हैं इस चीज़ का और 16 अगस्त को सीधी कार्यवाही दिवस घोषित कर देते हैं। इसमें एक बहुत ही बेहतरीन ये स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। वन मैन बाउंड्री फोर्स। वन मैन बाउंड्री फोर्स गांधी जी को माउंट बेटन ने कहा था। माउंट बेटन ने क्यों कहा? क्योंकि जब भाई चुनाव हुए तो इस समय क्या हुआ कि जो हिंदू बहुसंख्यक प्रांत थे, जैसे बिहार था उस समय बंगाल से सटा हुआ, तो उसमें क्या हुआ कि मुसलमानों पर बहुत अत्याचार किया था, और बंगाल में जो है हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे। तो क्या होता है, आप देखेंगे बंगाल के नोआखाली और टीपाहाड़ा में हिंदुओं पर बहुत भीषण अत्याचार होते हैं। और क्या होता है कि गांधी जी जो है इसके लिए शांति व्यवस्था की गुजारिश करते हैं। गांधी जी जब शांति व्यवस्था की गुजारिश करते हैं, शांति व्यवस्था नोआखाली में बन जाती है, तो फिर क्या होता है कि माउंट बेटन जो है इनके विवेक और मतलब गांधी जी की सूझबूझ को और इनके साहस को देखकर कहता है कि वन मैन बाउंड्री फेस है। माउंट बेटन क्या कहता है गांधी जी को? वन मैन बाउंड्री फोर्स है, मतलब एक ही आदमी पूरी सीमा सुरक्षा बल के बराबर है। कुछ भी कहीं भी खड़ा कर दीजिए, ये सबको समझा देते हैं। तो ये बात हो गई। भाई हिंदू मुस्लिम लड़ रहे थे, उस समय समझाना बहुत मुश्किल था, पर इन्होंने समझा लिया। 9 दिसंबर 1946 को चुनाव के बाद दिल्ली में पहली बैठक होती है, मंत्रिमंडल की पहली बैठक होती है, और इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है संविधान सभा का। फिर उसके 2 दिन बाद क्या होता है, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक बुलाई जाती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुन लेते हैं, और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हो जाता है। संविधान सभा के चुनाव के बारे में इतना ही था। अब अंतरिम मंत्रिमंडल की अगर बात करें, मैंने लिखा नहीं है पर फिर भी मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस हो सकता है बन जाए, फिर आप कहें बताया नहीं गया था। तो अंतरिम मंत्रिमंडल जो था उसमें किसको कौन सा विभाग मिला, इसकी एक बार बात कर लेता हूँ मैं। जवाहरलाल नेहरू को जो है, जवाहरलाल नेहरू को विदेश मामले और राष्ट्रमंडल संबंधों के बारे में, विदेश मामले और राष्ट्रमंडल संबंधों के बारे में नियुक्त किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह और सूचना प्रसारण मंत्रालय दिया गया। बलदेव सिंह को क्या किया गया? बलदेव सिंह को रक्षा दे दिया गया। बलदेव सिंह को रक्षा दी गई। रक्षा मंत्रालय किसके पास था उस समय अंतरिम सरकार में? तो बलदेव सिंह के पास था। जॉन मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बनाएगा। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला मंत्री बनेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपसे पूछे जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा दिया गया था मंत्रिमंडल? तो आप बताइए, खाद्य और कृषि। पेपर वाला जो लिखेगा वो मेन चीज़ होगी कृषि। कौन सा विभाग मिला था? कृषि विभाग मिला था। ठीक, बस इतना ही था। लीग के सदस्यों की अगर बात करें तो लीग के सदस्यों में इसमें मिला था लियाकत अली को। लीग के सदस्यों के बारे में बताना भूल रहा था। लियाकत अली को मिला था आपका वित्त विभाग। किसको मिला था? तो लियाकत अली को मिला था। जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मिली थी। गजफ्फर अली खान को स्वास्थ्य मिला था। अब्दुल रब निस्तर को डाक एवं वायु मिला था। बस इतनी सी बात थी अंतरिम सरकार के गठन के मंत्रिमंडल के बारे में। आपको यह कंटेंट कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा,
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे वीडियो को फॉरवर्ड करिए, जिससे जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट के जितने भी एस्पिरेंट हैं उनको सहूलियत मिल सके हिस्ट्री को समझने में। हिस्ट्री याद रखने का विषय नहीं है कि मतलब आप रट रहे हैं, रटने की चीज़ें नहीं, कहानियों की तरह पढ़ते रहिए, हिस्ट्री को सुनते रहिए। तो इससे क्या होगा, आपके जहन में बैठ जाएंगी चीज़ें, फिर वो निकलती नहीं है। आप जब पेपर के 4 ऑप्शंस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं जैसे बता रहा हूँ कहानी के टाइप में, ऐसे आप सुनेंगे तो मज़ा आएगा। आप अपने मोबाइल पे प्ले कर लीजिए, मैंने सारे गन पॉइंट्स तो लिखे ही हैं अपने पीपीटी पे, तो आप उन गन पॉइंट्स को देखते रहिए और कहानी को सुनते रहिए, जिससे आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।